नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरासी और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। तो पहली खबर देहरादून से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सेहत में फिलहाल सुधार हो रहा है। दिल्ली एम्स में चल रहा है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का इलाज। कल हालत गंभीर होने के चलते उनको भर्ती कराया गया था। 18 दिसंबर को कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई थी। दिल्ली में उत्तराखंड सदन के चिकित्सक डॉक्टर प्रसून श्योरण और मुख्यमंत्री के फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र को हल्की खांसी के अलावा अब और कोई लक्षण नहीं है। उन्हें एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाएं दी जा रही हैं। तो 18 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और तमाम लोग जो उनके संपर्क में आए थे वो भी अपने आप को आइसोलेट करें और अपना टेस्ट करवाएं। और उसके बाद उत्तराखंड में इलाज के बाद उनको दिल्ली में एम्स में भर्ती कराया गया और वहां पर तमाम टेस्टिंग कराई गई। उनकी फिलहाल उनकी सेहत में सुधार है। 18 दिसंबर को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही लगातार उनका इलाज चल रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सेहत में सुधार हो रहा है। और अगली खबर डोईवाला से। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुग्ध अभिषेक किया है। आपको बता सीएम त्रिवेंद्र के जल्द स्वस्थ होने के लिए अभिषेक किया गया है। जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर के पूजा अर्चना की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। डोईवाला विधानसभा प्रभारी नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में लगातार विकास की गति को देखते हुए आज मुख्यमंत्री खुद इस बीच वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता उनकी शीघ्र ही ठीक होने की कामना कर रहा है। वहीं जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रामकिशन ने कहा कि हम भगवान से कामना करते हैं कि मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ होकर के इस प्रदेश के विकास के लिए और भी तमाम काम करें। वे हमारे बीच आए। कार्यकर्ता बड़ी बेसब्री के साथ अपने मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की कामना के लिए दुग्धाभिषेक किया है और उनके स्वास्थ्य की जल्द से जल्द कामना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे सीएम साहब वापस घर लौटें। और उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 317 नए केसेस सामने आए हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 555 कोरोना मरीजों आपको बता दें मरीज ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,170 के करीब पहुंच गई है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस 5,256 है। उत्तराखंड में अब तक 82,243 कोरोना मरीज ठीक हुए। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 1,495 मरीजों की मौत हो चुकी है। और कुंभ नगरी हरिद्वार में कोरोना जन जागरूकता अभियान के लिए SDRF की 8 टीमों को रवाना किया गया। पुलिस की 8 टीमों को DCP SDRF रिद्धम अग्रवाल ने हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के लिए रवाना किया। कुंभ क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए टीमों को 8 अलग अलग क्षेत्रों से अवेयरनेस का आगाज कर संपूर्ण क्षेत्र तक पहुंच बनानी है, जिसके लिए स्थानीय पुलिस, NGO, NCC, NSS, आपदा मित्र समूह का भी सहयोग लिया जाएगा। अवेयरनेस को गति देने के लिए कोविड संक्रमण से बचाव संबंधित बल्क SMS भी समय समय पर कुंभ क्षेत्र निवासियों और श्रद्धालुओं को भेजे जाएंगे। SDRF द्वारा कोरोना मुक्त महाकुंभ के संकल्प के प्रयास के तहत पैम्पलेट, फ्लेक्सेस, व्याख्यान, जिंगल, कैप्सूल, ऑडियो क्लिप, LED के माध्यम से कोविड बचाव स्लोगन का प्रसार जैसे माध्यमों से श्रद्धालुओं तथा जन जागरूकता की बयार फैलाई जाएगी।
और कुंभ नगरी में एसडीआरएफ के आपको बता दें कोरोना जन जागरूकता अभियान चलाया गया है और जल्द ही हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होने वाला है। उसके मद्देनजर तमाम सतर्कता बरतते हुए अफसर अधिकारी की कुंभ नगरी के लिए एसडीआरएफ की 8 टीमों का गठन किया गया है। और वहीं मेला नियंत्रण भवन में कुंभ मेला 2021 की व्यवस्थाओं के लिए दीपक रावत मेलाधिकारी की अध्यक्षता में दिव्य भव्य और कोविड से सुरक्षित कुंभ मेला आयोजन के लिए बैठक की गई। बैठक में मेलाधिकारी ने कुंभ के सफल संयोजन के लिए सुझाव दिया और कहा कि समस्त आमंत्रित अतिथि अपने अपने संगठन और यूनियन से संबंधित सुझाव रखें जिससे सबकी सहभागिता से कुंभ की व्यवस्थाएं और अच्छी हो। जिसके अंतर्गत गंगा सभा अध्यक्ष प्रदीप झा ने कहा कि यात्री होटल धर्मशाला में ही जूते चप्पल छोड़कर ही गंगा स्नान के लिए जाएं। मंत्री गंगा सभा तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि मास्क पहनने और रैंडम चेकिंग की अनिवार्यता होनी चाहिए। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जाए कि आम जनमानस को कोई कठिनाई ना हो। समस्याएं तो नहीं बताई। कुंभ मेलाधिकारी महोदय ने हम लोगों से कुंभ के सफल संचालन के लिए और कुंभ में क्या एसओपीज लागू होने चाहिए उस संबंध में सुझाव मांगे थे। तो हमने उनको ये आश्वस्त किया है कि हरिद्वार होटल एसोसिएशन ने जिस प्रकार से कोविड की महामारी में सहयोग किया था प्रदेश सरकार को, उसी प्रकार से हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन साथ साथ हमने उनसे अपेक्षा भी की है कि जनवरी से ही इसका प्रचार प्रसार नए वर्ष के शुभारंभ के साथ ही बहुत ज़ोर शोर से होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मैसेज हम पूरे विश्व में नहीं भेजेंगे कि हमारी प्रदेश सरकार 700-800 करोड़ रुपया लगाकर कुंभ का भव्य आयोजन करने जा रही है, तब तक हम यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को एक सुरक्षित, एक सुंदर, दिव्य और भव्य कुंभ के आयोजन के लिए आमंत्रित नहीं कर पाए। और उत्तराखंड की लालकुआं में सांसद भगवंत मान का भव्य स्वागत हुआ है। कृषि कानून के विरोध में किसान यात्रा में वो शामिल हुए। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं सांसद भगवंत मान। किसान यात्रा निकालकर जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। पूरे देश का किसान इस वक्त आंदोलित है। दिल्ली के सभी बॉर्डर जो है वो पिछले 1 महीने से ज़्यादा उनको हो गया, ठंड में ठिठुर रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं। 50 के आसपास जो किसान शहीद हो चुके हैं आंदोलन के दौरान। लेकिन सरकार का अहंकार जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो बात सुनने को तैयार नहीं है। मन की बात में कुछ और कहते हैं प्रधानमंत्री जी और जुबान पे कुछ और है। तो किसान अपनी ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, MSP की मांग कर रहा है। ये आपके सामने चीनी मिल है, इतना मतलब पैसा जो चीनी मिलों का अभी किसानों जो है वो किसानों को दिया नहीं अभी तक MSP, और ये पूंजीपतियों के हाथों किसानों को जो बेचा जा रहा है। पंजाब में तो 6 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन महीने से ज़्यादा तो अभी सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँ, गाजीपुर सभी बॉर्डर पर आ गए। उत्तराखंड का किसान है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान है, मध्य प्रदेश का किसान है, गुजरात से आए हुए हैं, राजस्थान से पंजाब रहते हैं, पूरे देश का आंदोलन है। और हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 के आयोजन में अब कुछ ही समय शेष रह गया। कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार कुंभ मेले में आने वाले साधु संतों श्रद्धालुओं के लिए धर्मनगरी हरिद्वार अलग रंग में ही रंगी नजर आएगी। इस बार कुंभ मेले के लिए हरिद्वार में जगह जगह उत्तराखंड संस्कृति और सनातन धर्म को दर्शाते हुए चित्रों से सजी दीवारें दिखाई देंगी। निजी संस्थाओं की तरफ से हरिद्वार में ये कार्य कराया जा रहा है। वहीं कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने जगह जगह हो रहे इन कलाकृतियों के चित्रों के कार्यों का निरीक्षण किया और निजी संस्थाओं की तरफ से कराए जा रहे चित्रण के कार्यों से मेलाधिकारी संतुष्ट नजर आए। गंगा घाट ही नहीं, इसमें बहुत सी हमारी जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, बहुत से पब्लिक रास्ते हैं, बहुत सी हमारी फेंसेस हैं, ब्रिजेस हैं, सभी को शामिल किया गया। जहाँ जहाँ भी पब्लिक आती है, श्रद्धालुगण आएंगे, जो हमारे मेलार्थी हैं वो सब आएंगे। कलर्स की एक अलग जगमगाहट होती है, एक अलग ऊर्जा होती है, एक अलग खूबसूरती, एक वाइब्रेंसी कलर्स के अंदर होती है, जिसको यहाँ पे हम कैप्चर कर रहे हैं। जिसमें प्रमुखता हमने उत्तराखंड सेंटर्ड थीम्स लिए हैं, चाहे यहाँ के मंदिर हों, चाहे यहाँ के पोशाकें हों, यहाँ के डांसेस हों, म्यूजिकल फॉर्म्स हों, यहाँ की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हों। इसके साथ साथ रामायण के थीम्स, महाभारत के थीम्स, भगवद गीता के थीम्स, उनको इस तरीके से रख रहे हैं कि थोड़ा बच्चों के लिए भी एजुकेटिव हो। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चीज़ अगर बच्चे सीखते हैं, पढ़ने से ज़्यादा इंटरेस्ट वो देखने में लेते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे टैबलेट्स में, इंटरनेट पे एंगेज हो गए, विजुअल्स बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका एक तरीके से ये भी प्रयास है कि ये जो हमारी पेंटिंग्स हो ये एजुकेटिव हो, बच्चे इससे सीखें, अपने कल्चर के बारे में जानें, और जो एक डलनेस रहती है आसपास वो भी दूर होगी। एक नई ऊर्जा इनफैक्ट आपको दिखेगी, आप खुद भी महसूस करेंगे कहीं पे कलरफुल कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली एक सेल्फी पॉइंट बन जाता है।
गंगा घाट ही नहीं, इसमें बहुत सी हमारी जो और तमाम चर्चा करने के लिए सुमित सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अब ये कि भव्य आयोजन होने जा रहा है, इलाहाबाद के बाद, प्रयागराज के बाद अब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुमित, वहां पे क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल, अब इलाहाबाद के बाद हरिद्वार में आस्था का महापर्व महाकुंभ जो उसका आयोजन किया जा रहा है, तो उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं बना ली है, लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है कि प्रशासन के द्वारा उसको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसके बाद से कुंभ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी उसके अगर बात करें तो जो जितने भी जो एक आस्था पथ बनाया गया है, उस पर रामायण की जो पूरे चित्र बनाए गए हैं, उससे पूरे 42 तरह की जो कलाकृति बनाई गई है। और इसी तरह से हरिद्वार में तमाम जगह पर जो सरकारी दीवार हो या हर की पौड़ी हो या जितने भी इस तरह के पथ है या घाट है, तो घाट पे ऐसा चित्रण की व्यवस्था की गई है, क्योंकि निजी संस्थाओं के द्वारा यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, चित्र की कलाकृति बनाई गई है, जिसमें निजी संस्थाओं ने उस पर काम किया है। उसमें हमारे जो उत्तराखंड के मठ मंदिरों के उनके तस्वीर का यहाँ पर चित्रण किया गया है। यहाँ पर सुमित, दीपक रावत बेहद सजग IAS ऑफिसर हैं, बेहद सजग अधिकारी, हमेशा ये देखने को मिलता है इनके तमाम आप जो है YouTube पे उपलब्ध है। यहाँ पर भी जितनी उत्सुकता के साथ और इतनी सजगता के साथ उन्होंने इस कार्य को भी वो निभाते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही साथ अभी उन्होंने अपना बयान भी दिया था कि क्या कुछ तैयारियां उन्होंने करनी वहां पे शुरू कर दी। तो अगर उनको नेतृत्व के लिए रखा गया है तो ये मान के चलना चाहिए कि जो तैयारियां होंगी वो बेशक बेहतरीन होंगी हरिद्वार में। बिल्कुल, तैयारियों के लिए अगर बात करें दीपक रावत की, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी चुनौती भी है उनके ऊपर ये, क्योंकि कोरोना काल के साथ में इस महाकुंभ को भव्य भी बनाना है, तो उसके चलते ही तमाम जो व्यवस्थाएं की जा रही है। क्योंकि अपने आप में ही एक वो जो अधिकारी हैं, वो जिनका अधिकारी का वो अभी पूरे ऐसे नहीं है कि उत्तराखंड में ये पूरे देश में विख्यात अधिकारी है, तो उनकी नजरों में जो कुंभ के जो कार्य किए जा रहे हैं उन पर बिल्कुल पैरे निगाहों पे उनका निरीक्षण भी करते हैं और और नए जो आइडिया है, नए आइडिया को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए सुमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस पूरे जो ये मेला होने वाला है इससे जुड़ी जानकारी हमें दे रहे थे, चर्चा हमारे साथ कर रहे थे। और वहीं हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ मेले के लिए भरपूर जल मिलेगा। कुंभ मेले के लिए टिहरी बांध की झील से पानी छोड़ने के बाद देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार में श्रद्धालुओं के पर्याप्त मात्रा में स्नान के लिए पानी उपलब्ध रहेगा। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ मेले का पहला स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति 2021 को होगा। कुंभ आपको बता दें पर्व पर मां गंगा के डुबकी लगाकर आचमन करने के लिए साधु संत और श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से सूचित किया जाता है कि कितना पानी उनको चाहिए, क्योंकि जब भी हमारा जितना भी डिस्चार्ज है वो इरिगेशन के और ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड के हिसाब से ही सारा हम मैनेज करते हैं। तो जैसे इस समय जो भागीरथी में और विरंगना में मिला करके जो इनफ्लो आ रहा है वो करीब अब 98 क्यूमेक्स आ रहा है, और हम लोग अभी जो डिमांड है उसके हिसाब से 240 to 250 क्यूमेक्स हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी जो कुंभ का जब स्टार्ट होगा तो जितना डिमांड होगा वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए नहाने के लिए उस हिसाब से पानी छोड़ा जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि पिछली जो इलाहाबाद में कुंभ हुआ था उस टाइम पे भी करीब 240 क्यूमेक्स के करीब डिमांड रही थी, तो उतनी भी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे बढ़ के भी अगर डिमांड होती है तो हमारा रिजर्वायर इस समय अच्छे लेवल पे है, हम करीब 812 मीटर पे हैं इस समय, तो सफिशेंट पानी है हमारे पास में, कोई दिक्कत भी नहीं होगी अगर ज़्यादा डिमांड भी आती है कुंभ स्नान के लिए पानी की। जो भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो। और उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड को 2 जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कोटद्वार से दिल्ली के बीच चलेगी ये जनशताब्दी एक्सप्रेस, टनकपुर से दिल्ली के बीच भी चलेगी जनशताब्दी एक्सप्रेस। 2 जनशताब्दी का तोहफा एक्सप्रेस ट्रेन को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मांग को रेल मंत्रालय ने स्वीकार लिया है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड वासियों को बधाई दी। डबल इंजन की सरकार में हो रहा है उत्तराखंड का विकास, ये कहना है अनिल बलूनी का। नमस्कार मित्रों, एक सुखद समाचार आप लोगों का साझा करना है। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में विकास के नित नए आयाम छू रही है। आज इसमें एक अध्याय और शामिल हो गया है।
आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले माह मैंने रेल मंत्री जी से आग्रह किया था कि टनकपुर से दिल्ली और कोटद्वार से दिल्ली 2 नई जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू की जाए। मुझे आज बड़ी आनंद हो रहा है आप लोगों को ये बताते हुए कि रेल मंत्रालय के द्वारा दोनों जनशताब्दी एक्सप्रेसों को स्वीकृति दे दी गई है। मुझे रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि दोनों ट्रेनों को स्वीकृति दे दी गई है एवं जल्दी ही इनके भावी टाइम टेबल की घोषणा भी कर दी जाएगी। मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने ये दोनों ट्रेनों को स्वीकृति दी है और मैं आशा करता हूं कि उनके द्वारा उत्तराखंड के अंदर रेल नेटवर्क को बढ़ाए जाने में इसी प्रकार से उनका सहयोग मिलता रहेगा। मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूं और उत्तराखंड के सभी लोगों को इन दोनों जनशताब्दी एक्सप्रेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और डोईवाला में शहीद दुर्गामल राजकीय महाविद्यालय डोईवाला और सेंट्रल इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बीच छात्रों को शिक्षा के साथ साथ सीपैट संस्थान की तरफ से अब 3 से 6 महीने और 1 साल के कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे कि वो शिक्षा के बाद रोजगार से भी जुड़ सकें। इसको लेकर के महाविद्यालय और सीपैट की अधिकारियों की तरफ से MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन कोर्सेज के माध्यम से छात्र छात्राओं को कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेनिंग देकर के उन्हें रोजगार के काबिल बनाया जाएगा, जिससे कि वो अपना रोजगार भी शुरू कर पाएंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य DC नैनवाल ने बताया कि इस MOU के बाद जो छात्र छात्राएं प्रशिक्षण लेना चाहेंगे उनको महाविद्यालय पूर्ण सहयोग करेगा और सीपैट के माध्यम से वो ट्रेनिंग पूरी कर या तो खुद का रोजगार कर पाएंगे और अच्छी प्लेसमेंट्स उन छात्राओं को और छात्रों को मिल सकेगी। हमारा जो यहाँ पर सीपेट एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं और इंजीनियरिंग वर्क इसके अंतर्गत चलता है। इस इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चे जो यहाँ रेगुलर पठन पाठन कर रहे हैं उनको 3 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग और 1 साल की ट्रेनिंग के लिए यदि बच्चे इच्छुक होते हैं तो वो सीपेट के द्वारा दिया जाएगा। इसमें कंप्यूटर की ट्रेनिंग है, इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क की ट्रेनिंग है और इसमें मैकेनिकल ट्रेनिंग है। इसके अलावा बच्चा अपना कौशल स्किल डेवलपमेंट इसके अंतर्गत प्राप्त कर सकता है और उससे वो अपने उद्योग, अपने कारोबार को भी शुरू कर सकता है या किसी अच्छी कंपनी में जॉब पा सकता है। सीपेट का कहना है कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो 100% उनका प्लेसमेंट ट्रेनिंग के तुरंत बाद हो जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे भी उसमें अधिक से अधिक भाग लें। नैनीताल में नए व्यापारिक संगठन मां नैना देवी व्यापार मंडल नैनीताल की स्थापना के बाद से अस्तित्व में आना शुरू हो गया है। अपने कुछ दिन पहले किए गए वादे के अनुसार नए साल में पर्यटकों के स्वागत के लिए सरोवर नगरी के मल्लीताल बाजार के प्रवेश मार्गों को झालरों और बिजली की मालाओं से जगमगा दिया गया है। गाड़ी पड़ाव से रिक्शा स्टैंड और मल्लीताल बाजार जा रहा है। इसका लाभ भी मल्लीताल के व्यवसायियों को सामूहिक तौर पर व्यवसाय में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। संगठन के संस्थापक पुनीत टंडन का कहना है कि 45 दिन के दृष्टिकोण पत्र में जो भी वादे किए गए हैं सभी पर कार्य शुरू कर दिया गया है। लोगों में इस चीज़ को देखकर तारीफ हुई है और हमको ये लगा है कि बहुत से टूरिस्ट जो एक तरह से कट गए थे या जो आते थे उनको ऊपर अंधेरा दिखता था आते समय, जो हमारा मूल मकसद था इसका करने का कि एक कनेक्शन माल रोड और बड़े बाजार का जुड़े, वो हमें होता हुआ दिख रहा है। ये बहुत सुंदर आकर्षण का केंद्र है, बहुत लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, यादगार लेके जा रहे हैं। हमें लगता है हमारा मकसद जो है बहुत अच्छे से पूरा हो रहा है और बहुत और चमोली में पुत्र दायनी माता सती अनसुईया मेला खत्म हो गया है। कोविड के दृष्टिगत इस साल सीमित संख्या में ही तीर्थयात्रियों को जाने की अनुमति दी गई थी। बता दें कि कोविड के दृष्टिगत इस बार मंडल में देव डोलियों के मिलने के दौरान मेले के उद्घाटन की रस्म अदा नहीं की गई और ना ही मंडल में हाट बाजार लगा। प्रत्येक देव डोली के साथ 12 लोगों को ही अनसुईया मंदिर तक जाने की अनुमति दी गई थी। यहाँ पर क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और इस बार जो है कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी की वजह से माता उनसे मेले में काफ़ी कम भक्तगण आए हैं, जो कि इसमें शासन की भी प्रतिबंध है कि अधिक से अधिक लोग मेले में न जाएं, कोरोना की बीमारी महामारी न फैलें। और ये धार्मिक मेला होने की वजह से शासन ने इसमें थोड़ा परमिशन दी थी कि मतलब
और वहीं पौड़ी जिले के बरशीला गांव के हिमांशु और यशवंत बचपन से मानसिक रूप से दिव्यांग है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन उनके परिजनों की ओर से उन्हें विकासखंड पाबो पौड़ी और सतपुली के आधार सेंटरों में ले जाया गया, लेकिन उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया। परिजनों ने जिला प्रशासन पौड़ी से गुहार लगाते हुए मांग की थी कि दोनों भाइयों के आधार कार्ड बनवाए जाएं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं खबर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए आज पाबो ब्लॉक में आधार कार्ड बनाने के लिए कैंप का आयोजन करवाया है, जिसमें दोनों दिव्यांगों के साथ साथ अन्य लोगों को भी लाभ मिल रहा है। पाबो में ब्लॉक में एक बरसीला गाँव है, उसमें 2 दिव्यांग बच्चे हैं जो अपनी मदर के साथ रहते हैं, जिनको अभी तक किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। तो हमें ये सूचना मिली थी कि उनके घरों में दिक्कत आ रही है, तो आज एक आधार कैंप लगाया है आधार कार्ड वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि किसी भी योजना का अगर किसी को लाभ दिलाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं जिन सर ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उन सर का कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी और आगे भी इतने में ही ख़त्म नहीं हो गया, आगे भी हमें उनका सहयोग चाहिए। अभी तो एक बार ही, अभी तो बहुत ही ज़्यादा करना है, अभी बहुत करना है उनके लिए। तो सर प्लीज़ धन्यवाद आपका, आपने इतना कुछ किया। और वहीं चंपावत पुलिस को बड़ी सफलता मिली, एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया। एक फरार आरोपी युवक से 9 किलो से अधिक चरस बरामद की गई है। इस साल रिकॉर्ड 87 किलो से अधिक चरस बरामद की गई। फरार आरोपी युवक की तलाश कर रही है पुलिस। उसकी जानकारी दे देंगे, कहां से पकड़ी गई है और कितने अभियुक्त थे, कितनी मात्रा में थी, थोड़ा बताएं। चंपावत पुलिस के द्वारा थाना पाटी क्षेत्र से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से कुल 9 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गई है। चरस बरामदगी में चंपावत पुलिस के द्वारा इस वर्ष सबसे ज़्यादा पिछले वर्षों की अपेक्षा चरस की बरामद। और अगली खबर धनौल्टी से। गांव और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम KHW देहरादून की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राथमिक उपचार, स्ट्रेचर और मॉक ड्रिल की गई। गांव स्तर पर कार्यक्रम को लोगों का खूब सहयोग मिला है। लोगों ने आपदा के दौरान रेस्क्यू करने के गुर सीखे हैं।